नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा जिला समान परीक्षा जोधपुर अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12 हिंदी साहित्य। जो यह प्रश्न पत्र है, यह यद्यपि प्रश्न पत्र में 3.25 घंटे लिखा हुआ है, जबकि यह पेपर 2.25 घंटे का था और ये परीक्षा आयोजित की गई थी जोधपुर जिला समान परीक्षा 17/12/2021। तो इसमें सबसे पहले एक अपठित काव्यांश पूछा गया था, जो बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो अपठित काव्यांश इस प्रकार दिया हुआ था और इसमें भारत की महिमा का गुणगान किया गया था। प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्नोत्तर शैली थी और पूछा गया था कि वह देश कौन सा है। तो अपने भारत देश की इसमें अनेक विशेषताएं बताई थी और इसमें से प्रश्न पहला यह पूछा था कि भारत का मुकुट किसे कहा जाता है। तो भारत का मुकुट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसका मुकुट हिमालय, तो भारत का मुकुट यहाँ पर हिमालय को कहा गया था इस प्रश्न में। फिर दूसरा प्रश्न है, इसमें हिमालय हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है कि मन को हर लेने वाली प्रकृति की गोद में कौन सा देश बसा है। तो सीधी बात है, यहाँ पे भारत की बात हो रही है। प्रश्न नंबर गया था कि यहाँ की नदियों के पानी को कैसा बताया गया है। तो वहाँ यहाँ की नदियों के पानी को अमृत के समान बताया गया है। काव्यांश में शब्द आया था सुधा, सुधा का अर्थ अमृत होता है। फिर प्रश्न है, भारत देश को संसार का शिरोमणि क्यों कहा गया है। अंत में आया था संसार शिरोमण वह देश। तो ये भारत की भूमि है, वो अनंत धन से भरी हुई है। भारत की भूमि अनंत धन से भरी हुई की होने के कारण इसे शिरोमण, संसार का शिरोमण कहा गया है। वैसे इस काव्यांश में जितनी भी बात आई है वो शिरोमण कहने के लिए आई है, लेकिन प्रश्न का अपने को उत्तर 1 अंक के लिए ही देना है। तो हम यही लिखेंगे कि भारत की संपूर्ण भूमि अनंत धन से भरी हुई है, इसलिए इसे संसार का शिरोमण कहा गया है। तो ये इसका उत्तर है। इसके बाद आगे का प्रश्न है, वो है निम्नलिखित अपठित गद्यांश। तो वह पद्यांश था, यह है गद्यांश। और इसमें नारी, भारतीय नारी है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि नारी के जीवन का मूल मंत्र क्या है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कि नारी त्याग और तपस्या की विभूति है, इसमें यह है। और नारी जीवन का मूल मंत्र है त्याग। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा त्याग। भारतीय नारी का व्यक्तित्व किन 2 तत्वों से मिलकर बना है। तो इसमें आप ऊपर देख रहे हैं कि भारतीय जो नारी का जो जीवन है वो 2 तत्वों से मिलकर बना है। और उसमें 2 तत्व कौन से हैं जो इसने क्षमता प्रदान की है। तो आप देख रहे हैं त्याग और तपस्या। तो 2 तत्व वो है त्याग और तपस्या, ऊपर दिए हुए हैं। इसके बाद है नारी के मुख्य 3 रूप कौन से हैं। तो नारी के मुख्य 3 रूप है कन्या रूप, भार्या रूप और मातृ रूप। इसके बाद प्रश्न निबंध का था। तो मैंने बार बार कई वीडियो में विद्यार्थियों से आग्रह किया था कि निबंध हमेशा आपसे चर्चित विषय पर पूछा जाता है। तो चर्चित में मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी बताया था, बेरोजगारी के बारे में भी बताया था, महंगाई के बारे में बताया था और कोरोना त्रासदी के बारे में बताया था। मैंने 4-5 चुनिंदा निबंधों की बात की थी और उसमें से ये प्रश्न पूछ लिया गया है 4 अंक का। इसके बाद बात करूंगा मैं कविता में शैली क्या है। तो कविता लिखने का जो तरीका है, कविता की जो भाषा है, भावों को व्यक्त करने का जो एक तरीका है, उसे ही कविता के संदर्भ में हम क्या कहते हैं, शैली कहते हैं। दूसरी बात थी कि नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग, इसमें हम नाटक के अलग अलग अंगों की बात कर रहे थे और उसके अंतर्गत जब पाठ्य पुस्तक में मैंने आपको पढ़ाया था तब भी इन अंगों की बात की थी और आपको अलग अलग बताया था कि महत्वपूर्ण नाटक के अंग कौन से हैं। तो यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण नाटक का अंग था, वो था आपके शब्द। कौन सा था? नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है वो था शब्द। पहला जो अपन बात करते थे वो था समय, समय का बंधन, और दूसरा था एक तरीके से दूसरा अंग था वो था शब्द। इसके बाद है कहानी क्या है। तो कहानी की बात करें तो कहानी जब कोई लेखक किसी एक विषय को लेकर एक
घटना को लेकर जब लिखता है तो वह कहानी होती है। तो परिभाषा आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब कोई लेखक किसी घटना के बारे में, किसी समस्या के बारे में, किसी पात्र के माध्यम से उसका जो क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें उसका वातावरण होता है, जिसमें द्वंद्वात्मकता होती है और एक कथा का क्रमिक रूप से विकास होता है और एक उसका अंतिम बिंदु भी होता है, उसे अपन कहते हैं कहानी। ठीक है। संवाददाता कौन होता है? यानी किसी समाचार पत्र, किसी रेडियो स्टेशन, किसी टेलीविजन चैनल के लिए खबरों का संकलन करने वाला और उसे संपादक तक पहुंचाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे अपन कहते हैं संवाददाता या रिपोर्टर। फिर प्रश्न था, फीचर में किन घटनाओं को शामिल किया जाता है? तो फीचर में जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं या तात्कालिक घटनाएं होती है, उन्हीं को शामिल किया जाता है। फिर प्रश्न नंबर 9 था, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? तो साक्षात्कार का मतलब है इंटर प्लस व्यू से बना है, अंदर की ओर देखना। साक्षात्कार का मतलब यह है आमने सामने बैठकर बातचीत करना, मतलब प्रश्न पूछना और प्रश्नों के उत्तर देना, और जिसका हम साक्षात्कार ले रहे हैं उसके मन के भावों को बाहर निकालना। फिर है काव्य गुण किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या काव्य के सौंदर्य में उत्कर्ष करने वाले, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो गुण हैं, जो धर्म है, जो तत्व है, उसे अपन कहते हैं काव्य गुण। और काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो काव्य गुण के ठीक विपरीत दोष है। तो ये शब्दगत दोष भी होता है, अर्थगत दोष भी होता है और पदगत दोष भी होता है। तो ये दोष होते हैं 3, शब्दगत, अर्थगत और पदगत। तो 3 दोष होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12वां, और प्रश्न नंबर 12वां है पाठ्य पुस्तक का पद्यांश। पाठ्य पुस्तक का गद्यांश है और गद्यांश में पूछे गए हैं आपसे 3 नंबर का गद्यांश। तो यह जो गद्यांश है इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, और सप्रसंग व्याख्या करनी है मतलब इसमें सबसे पहले लिखना है आपको प्रसंग और उसके बाद लिखना है व्याख्या। तो प्रसंग और व्याख्या आपको लिखनी है। तो यह पाठ है वो आपके आया है कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा पाठ में से आया है और इसके लेखक है वो है बृजमोहन व्यास। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो अथवा में आया है वो आया है आपके पाठ बालक का मुख विलक्षण रंगों से परिवर्तित हो गया। तो ये था बालक बच गया। बालक बच गया जो लघु निबंध है, बालक बच गया लघु निबंध किसका है? गुलेरी का। तो उस पाठ में से आया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13वां है वो है पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या है यह अरुण मधुमेह देश हमारा। तो ये जयशंकर प्रसाद का जो पाठ है उसमें से आया है, जयशंकर प्रसाद और कार्नेलिया का गीत। और यह है वो है गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे कविता है और यह है निराला की कविता। तो वहाँ से आया है। और सीधी सी बात है कि इसकी भाषा शैली है वो एक तरीके से खड़ी बोली है और अतुकांत काव्य रचना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 14, और यह पेशवा लेखक क्यों जाता है? तो पेशवा एक जैन तीर्थ भी है और वहाँ पर पुरातत्व की चीज़ें हैं, उनको लेखक प्राप्त करना चाहता है। ये लेखक का मुख्य विषय रहा है, तो लेखक वहाँ पर जाना चाहता है। और गीत और मोती की सार्थकता, गीत और मोती की सार्थकता किसमें है? मोती की है चमक में और गीत की है आनंद यानी रस में। प्रश्न नंबर 16 है हारे हूं खेल जितावे मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय? भरत के इस कथन का क्या आशय है? तो भरत कहते हैं कि भगवान राम खेल खेल में खुद हार जाते थे और मुझे जिताते थे। यानी एक भाई का एक भाई के प्रति क्या स्नेह है, राम का भरत के प्रति कितना प्रेम था, उस प्रेम को बताना चाहते हैं यहाँ पर कौन? भरत। तो हारे हूं खेल जितावे मोही, यानी खुद हार जाते थे और मुझे जिताते थे, यानी मेरा कितना मन रखते थे। भरत यह कहना चाहते हैं कि राम उनका कितना मन रखते थे, उनके प्रति मेरे मन में इस प्रकार की भावना कतई नहीं हो सकती। फिर प्रश्न नंबर 17 है
कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, तो सही और गलत बताना आपको बिल्कुल सही है। फिर है घड़ी के पुर्जे एक कविता है, नहीं ये गलत है, घड़ी के पुर्जे एक लघु निबंध है। पेशवा एक जैन प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, बिल्कुल सही बात है। भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, बिल्कुल सही है। और यह दीप अकेला जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह गलत है, क्योंकि यह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, यह अज्ञे की रचना है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गए। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 22, सरोज स्मृति कवि निराला की दिवंगत पुत्री की स्मृति पर केंद्रित है, तो यहां पर उसका नाम होगा सरोज, तो सरोज की स्मृति पर है। प्रश्न नंबर 23, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल किस संग्रहालय में है, तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद। क्या होगा? इलाहाबाद। फिर प्रश्न नंबर है, संविद्या का अर्थ है समाचार ले जाने वाला, यानी जिसे अपनी भाषा में कहें डाकिया, तो संवाद ले जाने वाला, तो संवाद ले जाने वाला हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंग है, तो रंगभूमि। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी, तो सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई थी। फिर है, प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत सर्वप्रथम उर्दू में किस नाम से की, तो उर्दू में की थी नवाब राय। ठीक है, नवाब राय नाम से। फिर प्रश्न नंबर 28वां है, सूरदास को किस बात का अधिक दुख था और क्यों, तो सूरदास को इस बात का दुख था कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उसकी झोपड़ी में इस प्रकार आग क्यों लगाई, और झोपड़ी जल जाने का दुख नहीं था, इतना दुख था उसे अपने पैसे है वो खो जाने का, क्योंकि उन पैसों से वह मधुआ की शादी करना चाहता था और उसका एक पितरों का पिंडदान करना चाहता था और एक जल का कुआं बनाना चाहता था, इसलिए वह दुखी था। और फिर प्रश्न नंबर जो आपके है 29वां और अंतिम प्रश्न है, वह इस प्रकार है कि सूरदास जगधर से अपने आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता है, तो सूरदास एक साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति था और एक आम साधु कह सकते हैं, यहाँ पे सुधा लिखा है, साधु प्रवृत्ति का था, एक भिखारी का जीवन जी रहा था, और एक भिखारी के लिए धन का संचय करना किसी अपराध या पाप से कम नहीं था। लोग क्या समझेंगे कि एक भिखारी होकर इतना धन ये कहाँ से लाया, इसलिए सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे इस आज के प्रश्न पत्र के प्रश्नों के हल। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत अधिक सहायता मिलेगी। धन्यवाद।